तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 के अंत तक आते-आते रुपये ने अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। अब जो हाल-फिलहाल में रुपये की वैल्यू चल रही है, वो ₹90 प्रति डॉलर हो चुकी है। यानी कि इस साल हमें जो है रुपये में 5% की गिरावट देखने को मिली। अब इसके हमारे नॉर्मल लाइफ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पर इसी के साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। जो चीज़ हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं उस पर पड़ेगा, एक्सपोर्ट करते हैं उस पर पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो है हमारी फॉरेन ट्रेड पर पड़ेगा, और बाहर से जो टूरिज़्म हमारे देश को घूमने आते हैं, टूरिस्ट बाहर से जो हमारे देश को घूमने आते हैं उसमें पड़ेगा। यानी इंटरनेशनल टूरिज़्म का भी हमारे देश पर इस रुपये की गिरावट से असर पड़ना ही पड़ना है। लेकिन हमारी मीडिया और मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि जो ये रुपया गिरा है इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। यानी उनका कहना है कि इससे हम जो एक्सपोर्ट सामान करते हैं उस पे हमें फ़ायदा मिलेगा। A cheaper rupee is the solution to gradual, continual, persistent attack on the rupee. But in the long term, I think 3% depreciation of rupee is what generally is seen in India. ऐसा लग रहा है कि रुपया अब यहाँ 90 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, और 4-5% का करेक्शन जो हर साल का आता है वो इस साल का हो भी गया, तो दिसंबर डन, नेक्स्ट ईयर। बट सोचने वाली बात यह है कि आज से लगभग 11 साल पहले, 2014 पहले, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो जो है जब भी रुपया गिरता था तो वो बहुत ज़्यादा अपना क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस को। मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था उनके द्वारा। विभिन्न प्रकार के वो भाषण देते थे जिसमें कि वो आलोचना करते थे रुपये के गिरने की, और इसमें सरकार की गलती। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा। अगर देखा जाए तो अब उन्होंने अपने जज्बात एकदम से बदल दिए। यानी अब उनका भी यही मानना है कि अगर रुपया गिर रहा है तो ये हमारे एक्सपोर्ट पे, हमारे इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर डालेगा। कि इसका पॉजिटिव असर होगा कि नहीं, पर आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इस रुपये के गिरने की वजह क्या क्या है, और इससे हमारे डेली लाइफ पर, यानी जो हम आम लोग आम जिंदगी जी रहे हैं, इस पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सवाल के साथ अपनी वीडियो को। मेरा नाम है अर्नब तोमर और आप देख रहे हैं नई सोच भारत। Indian rupee has weakened to its lowest level ever. The rupee has breached the 90 rupees to a dollar mark. The rupee has seen far greater volatility under the current RBI Governor Sanjay Malhotra. As India imports major commodities like crude oil, a weaker rupee makes these imports expensive. The rupee slid to a fresh all-time low, driven by weaker foreign flows and lingering uncertainty. अब ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो ये रुपया गिरा है इससे हमारी आम जिंदगी पर भी असर पड़ना है, लेकिन हमारी सरकार का और हमारी मीडिया का ये कहना है कि रुपये के गिरने से हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू को फ़ायदा होगा। यानी जो चीज़ हम अपने देश में निर्यात करते हैं, जो चीज़ अपने देश से एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो पैसा हमारे देश में आ रहा है उससे ये रुपये की गिरावट उसमें फ़ायदा करेगा। लेकिन क्या ये सच है, ये तो हम आगे की वीडियो में जान ही लेंगे। पर इसके साथ साथ हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारी सरकार झूठे दावे करते हैं कि हमारी इकनॉमी जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी इन द वर्ल्ड है, जिसके हाल ही फिलहाल में जो अभी डेटा हमारे सामने आया था पिछले महीने जीडीपी नंबर्स का, उसमें हमें पता चला कि हमारी इकनॉमी का ग्रोथ रेट 8.2% चल रहा है फ़िलहाल। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने इस चीज़ में आता है कि सरकार क्या दावा करती है, उसमें यह है कि इन्होंने कहा कि जो रुपये की गिरावट हुई इससे हमारे एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा। पर शायद हम ये भूल चुके हैं इस चीज़ में कि अमेरिका ने भी हमारे ऊपर अभी 2-3 महीने पहले 50% टैरिफ इम्पोज किया था। यानी जो भी चीज़ हमारे देश से बाहर जाएगी, अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर 50% टैरिफ लगेगा, जिससे कि उसकी फाइनल गुड्स की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे कि वहाँ की मार्केट पर इसका असर मिलेगा। इंडियन गुड्स कम खरीदे जाएंगे, वहाँ के लोकल गुड्स ज़्यादा बिकेंगे, जिससे कि डायरेक्ट प्रॉफिट अमेरिका के बिजनेसमैन और उनके इंडस्ट्रियल हब्स को जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जहाँ हमारा रुपया दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, वहीं डॉलर जो है आए दिन मजबूत होता जा रहा है। यानी उसकी जो रैंक है ग्लोबल करेंसी में वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और भी ज़्यादा जो डॉलर है वो मजबूत स्थिति में आता जा रहा है। पर हमारा रुपया किन किन वजहों से गिर रहा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली वजह से। हाल फिलहाल में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जीडीपी नंबर रिलीज़ हुए थे, जिसमें कि हमारे देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट जो हमारी एजेंसी ने दिया था वो था 8.2% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। यानी सरकार के अनुसार हमारी जीडीपी जो है वो 8.2% से बढ़ रही है, प्रगति के मार्ग पर चल रही है, विकास के मार्ग पर हमारी जीडीपी चल रही है। यानी इकनॉमी हमारी मजबूत होती जा रही है आए दिन।
लेकिन शायद इन चीज़ में वो जो रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश करी थी, जो डेटा हमें मिला है, उसमें एडिटर ये भूल चुके हैं कि जीडीपी नंबर आने से चंद महीने पहले ही या चंद दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को C ग्रेड दिया, जो कि उनका सेकंड लोवेस्ट ग्रेड है पूरे वर्ल्ड में। अब C ग्रेड क्यों दिया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अक्टूबर महीने में जो हमारी कंट्री का रिटेल इन्फ्लेशन रेट था वो मात्र 0.25% था, यानी महंगाई दर जो डेटा के हिसाब से आया वो 0.25% था। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ महंगाई दर कम है तो फ़ायदे ही है इसका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक चिंता की बात है कि हमारा महंगाई दर इतना कम है, क्योंकि एक हेल्दी इकनॉमी की जो एक स्वस्थ इकनॉमी होती है उसकी इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में होती है। और ये जो 2% से 6% का आंकड़ा है ये RBI ने दिया है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो RBI कहता है कि जिस देश हमारे देश में अगर हेल्दी इकनॉमी है तो उसका इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए। पर अब की बार इस साल जो हमारा इन्फ्लेशन रेट निकल के आया वो मात्र था 0.25%, जो कि एक चिंता की बात है। अब इसका क्या असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा इन्फ्लेशन रेट का, तो होता यह है कि अगर इन्फ्लेशन रेट नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर आए तो ये हमारी रियल जीडीपी नंबर को मैकेनिकली अफेक्ट करता है, यानी जीडीपी नंबर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इस इन्फ्लेशन रेट से। अगर इन्फ्लेशन रेट हेल्दी रेंज में है तो जीडीपी नंबर मान्य, मतलब ठीक ठाक सही जीडीपी नंबर वो निकाला गया है। लेकिन अगर लगभग ना के बराबर है तो उसमें हमें जीडीपी नंबर्स में आगे चल के बढ़ोतरी या कम होते हुए जीडीपी नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से अब ये इन्फ्लेशन रेट हमारी रियल जीडीपी को अफेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि रियल जीडीपी जो होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में एक साल में प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें इन्फ्लेशन के रेट को एडजस्ट करके जो जीडीपी निकाली जाती है वही रियल जीडीपी होती है, जिसे कि हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हैं। अब इस साल की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी रियल जीडीपी है वो है 8.2%, यानी 8.2% हमारी रियल जीडीपी है। बट हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से पहले जो हमारी जीडीपी है वो है 8.7%, यानी 8.7% हमारी नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन ये जो जीडीपी नंबर 8.2% का निकल के आया है ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी जीडीपी कम हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हेल्थ इकनॉमी में जीडीपी रेंज जो है वो 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि 0.25% एक ना के बराबर ही इन्फ्लेशन रेट हो गया। तो अगर ये आगे चल के बढ़ता है, अगले साल बढ़ता है, तो हमारी जीडीपी कम हो सकती है, जिसका असर हमारी इकनॉमी पर पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी अगले साल, या मिल सकती है अगले साल, इसमें हम श्योर तो नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं वो ज़्यादातर हमें यही है कि देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन रेट बढ़े और हमारी जीडीपी नंबर्स को अफेक्ट करे। अब अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमें जो सबसे बड़ी चीज़ अपने इन जीडीपी नंबर में देखनी चाहिए वो ये है कि इस जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टर्शरी सेक्टर से आता है। टर्शरी सेक्टर यानी MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गया, या ऐसे ही कॉरपोरेट ऑफिसेज, बिजनेस हब्स, IT सेक्टर्स, ये सब जो हो गए ये टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं और हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टर्शरी सेक्टर से आता है। लेकिन जो वर्क फोर्स है टर्शरी सेक्टर में वो प्राइमरी सेक्टर यानी जो खेतीबाड़ी या नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें मैन्युफैक्चर करने की है, जैसे खेती हो गई, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके मुकाबले टर्शरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कम वर्क फोर्स है, बहुत ज़्यादा कम लोग उसमें काम करते हैं। हमारे देश का 50% हिस्सा या 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम नज़र डालें तो प्राइमरी सेक्टर से मात्र 16% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है पूरे साल में। और हैरान करने वाली बात यह है कि प्राइमरी सेक्टर में 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स इंडिया की काम करती है, यानी इंडिया के 50% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। फिर भी जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनका इतना कम है, क्योंकि आज भी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है हमारे देश में वो मात्र 3.5% पे अटक चुका है। उसको बढ़ाने के लिए ना तो कुछ काम किए गए, जैसे सन 1960 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था ताकि हम अपनी खेती को बूस्ट कर सके, जिसका असर हमें देखने को मिला था। उससे हमारी खेती भी बूस्ट हुई और प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो भी बढ़ा, किसानों की आय बढ़ी, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ और फार्मिंग करने के मेथड्स उनके चेंज हुए, फर्टिलाइज़र्स और मॉडर्न मशीनरीज़ की तरफ उन्होंने अपना मूव ऑन किया, जिसकी वजह से आज हमारा देश जो है वो वर्ल्ड में फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। टर्शरी सेक्टर की चमक धमक देखकर आप ये मत सोचिए कि हमारा देश में जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है या इतनी बड़ी जीडीपी आ रही है और ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है
वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में हमारा नाम है, तो हो सकता है कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे सुधर रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 16% है वो तो देश के 50% से ज़्यादा लोगों से आ रहा है ना। तो सरकार को उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा कि अब उसमें से कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, कैसे उनके तौर तरीके सुधारे, कैसे उनके इनकम बढ़ाने के सोर्सेज और ज़्यादा सोर्सेज बनाए जाए, और ज़्यादा स्कीम्स या और ज़्यादा पॉलिसीज़ ऐसी कुछ लाई जाए जिससे कि ये जो 16% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर से, इसे बढ़ा के लगभग 25-30% के आसपास लाया जाए। पूरे देश की मीडिया और सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई रुपये के गिरने में कोई भी घबराने वाली बात या टेंशन वाली बात नहीं है। यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे एक्सपोर्ट पर फ़ायदा डालने की। लेकिन अगर हम जीडीपी नंबर से पहले आने वाले फाइन प्रिंट्स पर थोड़ी नज़र डालें तो उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि एक तरफ जहाँ हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी करेंसी जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट सिंकिंग करेंसी इन द वर्ल्ड में आ चुकी है। यानी एक तरफ जहाँ हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, वहीं हमारी करेंसी दूसरी तरफ घटती जा रही है, जिसका कि हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, और शायद पड़े भी, बिकॉज किसी भी करेंसी का घटना कोई अच्छा प्रभाव इकोनॉमी पर नहीं डालता। पिछले दशक से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले दशक में जहां रुपए की वैल्यू 66 रुपये यानी 66 रुपीज़ पर डॉलर हुआ करती थी, वहीं अब 10 साल बाद, 11 साल बाद ये वैल्यू 90 रुपये प्रति डॉलर जा चुकी है। यानी 35% का गिरावट हमें इसमें देखने को मिला। अब मोदी जी जो कहा करते थे, मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, अब पता नहीं उनका इस पे क्या एक्शन रहेगा। क्या वो कोई ऐसी पॉलिसी या कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि हमारा रुपये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसका तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अब जो अगला पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो ये है कि जिस पर हमारी सरकार और हमारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि इसका हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, एक्सपोर्ट से आने वाले रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से पहले ये देखिए कि हम जो भी चीज़ अपने देश से निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्ट अगर मिला दिया जाए तो वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट का मात्र 2% है। यानी 2% वर्ल्ड की मार्केट में हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक हम अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट का परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी में इस एक्सपोर्ट रेवेन्यू का फ़ायदा डाल पाएंगे। जितना हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उससे ज़्यादा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सोचने की बात है ये। महीने के एक्सपोर्ट के अगर हम आंकड़े देखें तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का 12% एक्सपोर्ट गिरा है अक्टूबर में। यानी एक्सपोर्ट इन अक्टूबर इज़ डिक्रीज्ड बाई 12% इन आवर कंट्री। और अगर हम हमारी कंट्री का जो अकाउंट डिफिशियंसी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें साफ पता चल रहा है कि इसका हमारे एक्सपोर्ट पर तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रुपए की गिरावट से हमारे एक्सपोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये हमें साफ़ हो चुका है इन आंकड़ों से। अब अगर हम नज़र डालें IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर, जो कि हमें बताता है कि हमारे देश में इस साल कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए, तो हमारे अक्टूबर में हमारे देश की IIP थी मात्र 0.6%, जो कि होनी चाहिए थी, जिसका हमारे इकोनॉमिस्ट्स ने अंदाज़ा लगाया था कि जो कि 3 से 5% के बीच में हमारी IIP निकलेगी, वो निकली मात्र 0.6%। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो घुटनों पे आ चुका है। अरे जब तक हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो कैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे पाएंगे? जब तक प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो कैसे मनी का फ्लो हमारे देश की तरफ आएगा? पॉलिटिक्स अलग है लेकिन देश का विकास अलग है। जब तक हम अपने देश पर स्कीम्स लागू करके, नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करके, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर, जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा? कैसे मनी फ्लो हमारे देश में होगा? कैसे बाहर से पैसा आएगा? और अगर ये सब नहीं होगा तो हमारे रुपए की वैल्यू कैसे मजबूत हो पाएगी? बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, पर हमारी करेंसी की हालत यह है कि अब जो हमारी करेंसी को है वो छोटे छोटे मुल्कों की करेंसी से कंपेयर किया जा रहा है। पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे देश में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी अमाउंट में आ रहा है, तो उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूंगा कि इस साल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, यानी जो जिन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में पैसा लगाया, उन्होंने इस साल $17 बिलियन पैसा वापस हमारे देश से निकाल लिया। $17 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से उन्होंने वापस ले ली, जो कि निवेश किए थे। अभी खाली मूली में तो वापस नहीं लिए होंगे, उन्हें भी ये दिखा होगा कि आगे जो है, एक तो वापस लेने का कारण सबसे बड़ा ये है जो US ने टैरिफ लगाया। US ने 50% टैरिफ लगा के
बाहर की कंपनीज़ के लिए इंडिया में बिज़नेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया और इंडिया की कंपनीज़ का यूएस में बिज़नेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। दूसरा रीज़न अब जो सामने निकल के आ रहा है वो है रुपये की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कौन अपना ज़्यादा पैसा दे के इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और उसे रिटर्न कम मिलेगा तो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। जब तक हमारे देश का रुपया मजबूत नहीं होगा तो क्यों बाहरी के विदेशी इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा डालेंगे। तो इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे इस चीज़ को डील किया जाए, जो रुपये की गिरती वैल्यू है इसे कैसे उठाया जाए और कैसे देश में प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा लगाई जाएँ। लेकिन हाँ, जंगल काट के इंडस्ट्रीज़ ना लगे, जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनमें ही और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए। बिकॉज अगर सारे जंगल जैसे काट दिए जाएंगे, जैसे अभी अडानी को जो 1200 एकड़ लैंड दी गई है उस पर भी इंडस्ट्री लगेगी, 1200 एकड़ जंगल खाली कर दिए जाएंगे तो फिर एक ही तो हमारे देश का बढ़ेगा ही। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कैसे हमारी हवा शुद्ध रह पाएगी। तो चलिए, ये तो पेड़ लगाने की एक अलग ही वीडियो बन सकती है, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब जो मैंने आपको ये सब आंकड़े बताए इससे साबित हो चुका है कि हमारे देश की इकनॉमी कितनी ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में जा रही है। क्या असलियत हमारे देश की इकनॉमी की है। भले ही हम इसे नकार दें कि बाहर के जो ये इंडेक्स है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया से चलती है, जो भी हम कह दें कि बाहर के देश चलते इसलिए ऐसे ऐसे डेटा लाते हैं, पर ये जो डेटा है हमारे देश का ही है, हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशंस ने ही इसे पब्लिश किया। इसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर इसे भी नकार देंगे फिर कुछ होने वाला नहीं है हमारे देश का ऐसे। अब जो ज़रूरत है इस चीज़ पे वो है काम करने की। सरकार को ये सोचना पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिस्ट को सोचना पड़ेगा कि कैसे अब अपनी इस गिरती इकोनॉमी को उठाया जाए, कैसे रुपए की वैल्यू को दोबारा उठाया जाए, डॉलर के कंपैरिजन में इसे मजबूत किया जाए ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, लोग और ज़्यादा इंडिया में पैसा लगाएं, हमारी कंपनीज बाहर जाके बिज़नेस करें तो और ज़्यादा रेवेन्यू हमारे देश में लाए, जिससे कि हमारे देश का विकास और डेवलपमेंट की राह पर और तेज़ी से हमारा देश बढ़े। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर यह कहकर पर्दा डाल दिया कि सफाई में उन्होंने ये कहा कि रुपया तो हमारा परफेक्ट कंडीशन में, यानी रुपये में कोई दिक्कत नहीं, रुपया हमारा परफेक्ट चल रहा है, कमी जो है वो डॉलर में, डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। क्या ये तर्क सही है सरकार का देना? डॉलर मजबूत हो रहा है वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है वो हमारे काम की वजह से गिर रहा है। अब हमें ये सब चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, विश्व गुरु की राह पर और ज़्यादा आगे तेज़ रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली, इसका हमारी नॉर्मल लाइफ पर, यानी आम आदमी की आम जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये तो कंफर्म है कि ये हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़रूरतों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी ये चीज़। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो हमारे देश में गुड्स इंपोर्ट किए गए, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए और बाकी ज़्यादा मोबाइल्स, कंप्यूटर्स या यही सब जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस और बाकी ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स या फाइनल गुड्स इंपोर्ट किए गए, उनकी टोटल कीमत थी $1 ट्रिलियन। यानी हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, और बाहर से सामान हम मंगा रहे हैं $1 ट्रिलियन का। लोगों को भी ये इसमें समझना पड़ेगा कि स्वदेशी अपनाओ तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। हमारी कंपनी जो है उनकी टक्कर की है, लेकिन बस बात यह है कि लोग उस पर भरोसा नहीं करते। एक बार उन्हें चांस तो देकर देखिए। टाटा महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ में देखिए कितनी आगे निकल चुकी है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ वे हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में जो है कैपेसिटी है और आगे निकलने की, चाइना की बराबरी करने की, लेकिन हमारे देश के लोग खुद ही अपने देश के सामान पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। $1 ट्रिलियन यानी 1/5 हिस्सा जो है हमारी GDP का, वो तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसका क्या असर पड़ेगा वो ये है कि अगर रुपये का दाम और ज़्यादा गिरा तो जो ये गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रुपीज़ की वैल्यू 5% से गिरी है अब, तो यानी जो बाकी चीज़ों का सामान जैसे पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल, डीजल, ये सब सामान जो हम आयात करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उनका दाम 5% बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी लाइफ पर, हमारी जेब पर हमारी जेब को इसका बोझ झेलना पड़ेगा, जो कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी चीज़ हो सकती है कि वो कैसे अपने खर्चे मैनेज करे अपनी सैलरी में, बिकॉज सैलरी तो उतनी ही रहेगी बट महंगाई बढ़ जाएगी। अब दूसरा यहाँ पॉइंट निकल के आता है कि रुपये का गिरना जो है वो इंटरनेशनल ओवरसीज़ एजुकेशन, यानी जो लोग विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनका वहाँ पे रहना, खाना, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का फ़ीस बढ़ना, ये सब लाजमी है। यानी वहाँ की फ़ीस भी बढ़ेगी, उनका जो वहाँ पे रहने खाने का खर्च है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज रुपये की वैल्यू कम होगी तो
उन्हें और ज़्यादा रुपये वहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे उनके डॉलर के कंपैरिजन में, जिससे कि उनका वहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। पता नहीं वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसका कोई हल ढूंढ के निकालना होगा। तीसरा पॉइंट जो हमारे देश पे इफेक्ट पड़ेगा वो है फॉरेन ट्रेवल्स का, यानी जो फॉरेनर ट्रेवल्स हमारे ट्रेवलर्स आते हैं हमारे देश को घूमने, एक्सप्लोर करने, ताजमहल, दिल्ली यहाँ सब आते हैं, तो उनका आना कम हो जाएगा। बिकॉज वो क्यों अपना ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करके यहाँ पे घूमने आएंगे। अगर उन्हें मन में तो यही रहेगा कि रुपये की वैल्यू और ज़्यादा गिरती रहेगी और ज़्यादा महंगाई आती रहेगी, तो हम क्यों ही वहाँ एक्सप्लोर करें। तो इससे क्या है, हमारी जो टूरिज़्म है, फॉरेन टूरिज़्म है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और बाकी आम आदमी की ज़िंदगी पर तो पड़ेगा ही, बिकॉज जो सामान बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के भी प्राइस बढ़ेंगे, फिर फाइनल गुड्स के भी प्राइस बढ़ेंगे। और टैक्सेस तो वैसे है ही इतनी ज़्यादा, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा बोझ हमारी जेब पर इसका पड़ने वाला है। अब इन सब चीज़ों का क्या कंक्लूजन निकल के आता है, वो ये है कि अब हमें देखना होगा कि हमारी सरकार कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी, क्या क्या एक्शंस इस पर लेगी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इस पर क्या बोलेगी, कैसे इसे जस्टिफाई करेगी, कैसे इस पर एक्शंस लेगी। इकोनॉमिस्ट जो हमारे देश के वो कैसे इसे हैंडल करेंगे और रुपये की स्थिति को एक मजबूत स्थिति में लेके आएंगे रुपये को। पिछले साल RBI ने जो है 34.5 बिलियन डॉलर जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेच दिए थे, ताकि रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज़ किया जाए, कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा ना गिरने दे। लेकिन फिर भी रुपये 5% से गिर चुका, यानी फिर भी 5% गिर गया। अब कितना ज़्यादा ही ये बेचेंगे, अगर ऐसे बेचते रहेंगे फिर तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखना होगा कि RBI इस पर क्या पॉलिसी बनाएगी, कैसे से कंट्रोल करेगी। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि हमारा रुपया मजबूत स्थिति में जाएगा या और ज़्यादा गिरेगा। इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अफसर्स में, ऑफिशियल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में काबिलियत है कि वो गिरती हुई चीज़ को संभाल ले, बिकॉज हम भारतीय किसी से कम नहीं है। लेकिन बस ये है कि देखते हैं क्या वो सही टाइम पे एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये सब तो हमारी सरकार पर ही निर्भर है। और उम्मीद हमें उनसे ही है कि वो जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, जिससे कि हमारा देश और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति की तरफ प्रगति के मार्ग पर और तेज़ी से बढ़ाए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।